Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 3 of our टर्म्स इन न्यू सीरीज. ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये थर्ड पार्ट होगी, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोग कितने 20 वर्ड्स कवर कर चुके हैं, 20 टर्म्स कवर कर चुके हैं जो कि न्यूज़ में थे 2024 और 25 में, ठीक है? और ये टर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या-क्या सीख चुके हैं, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लेना। ओके, देखो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था डिजिटल लूटर, 30 क्लब देख लिया था, डंकी देख लिया था, ये तो मूवी से भी पता होता है। फिर पाइनएप्पल एक्सप्रेस देखा था, ठीक है, ये कहाँ से हवाई से आता था। अरीबड़ा देखा था, नेस्टिंग ग्राउंड था ओलिव रिडली टर्टल का, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेन रॉट देखा था और इसी के साथ हम लोग ने एक चीज़ और देखी थी, डूम स्क्रॉलिंग। इन दोनों में हम लोग ने डिफरेंस भी समझा था। फिर 4 बी मूवमेंट देखा था, बी मतलब क्या होता था, नो होता था। फिर पीक ऑयल देखा था। फिर माउरी हाका, ये जो वायरल डांस था उसके बारे में भी देखा था, ये क्या चीज़ है। फिर ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये जो जुडिशरी में होता है वो भी देखा था। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग ने कैफिया देखा था, ये जो हेड ड्रेस होता है, टोपी होती है, कहाँ की, पैलेस्तीन की। फिर हम लोग ने साइबर स्लेवरी के बारे में भी देखा था, इसमें क्या होता है। एक क्रिप्टो भी देखा था, ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं था, ये एक प्रोटोजोआ था, वो भी हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने सार्कोपॉड, है ना? ये भी देखा था, किसके लिए था ये? यूथनेशिया के लिए था, पीसफुल यूथनेशिया के लिए, ओके? और ये क्यों अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, वो भी हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोस्थनी देखा था, है ना? इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है अपने पॉलिटी में, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये भी हम लोग ने देख लिया था। फिर हम लोग ने देखा था ब्लड मनी, इसका हम लोग ने पास्ट में क्या सिग्निफिकेंस था, क्या मीनिंग था, वो भी देखा था और अब रिसेंटली क्या यूज़ होता है, वो भी हम लोग ने देखा था, ठीक है? फिर ओपन वॉशिंग देखा था, जैसे ग्रीन वॉशिंग था, वैसे ही ओपन वॉशिंग था, वैसे ही ओपन सोर्स होता था, ठीक है? फिर हम लोगों ने ट्रैक 1 एंड 2 एंड मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी ये सब सीखा था। फिर ड्राइव बाय अटैक, ये जो भी क्रोम पे हुआ था वो भी हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है। फिर लास्ट में हम लोग ने ये इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस देखा था। ओके, तो ये टोटल हम लोग ने 2 पार्ट्स में इतने वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टर्म है हमारा खजान लैंड, सॉरी, पहला टर्म है खजान लैंड, है ना? अब ये क्या होता है, ये नाम से कुछ अफ्रीकन वो सॉरी अफ़गानिस्तान टाइप लग रहा है, सेंट्रल एशिया में यूज़ होता होगा, बट नहीं, ये खजान अपने गोवा में है, ठीक है? गोवा इंडिया में, एक तो ये चीज़ याद रखना। अब ये खजान लैंड होता क्या है? देखो बेसिकली ये क्या है, गोवा है कोस्टल स्टेट, है ना? तो कोस्टल स्टेट में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायग्राम से समझें तो मान लो इधर का ये पूरा जो ये एरिया है ये अरेबियन सी है और यहाँ पे गोवा है, ओके? तो यहाँ से मान लो अगर जैसे ये ओशन गया है तो ये सॉल्ट वाटर होता है, हमको पता है, ठीक है? तो इसी को ही अब हम लोग अच्छे से समझे तो इधर हो गया हमारा पूरा पानी, है ना? और यहीं पे गेट्स लगा दिए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बंड्स। बंड्स बोलते हैं या तो फिर इसको स्लूइस गेट्स भी बोल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो सॉल्ट वाटर इधर जो आता है उसको रोक देते हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मान लो जैसे वॉल बना दी और यहाँ पे स्लूइस गेट लगा दिए, जो लिखा हुआ है स्लूइस गेट्स या फिर बंड्स, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये जो सॉल्ट वाटर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। और यहीं पे ये लोग कैसी फार्मिंग करते हैं, ये लोग एक तो पैडी फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में आ गया, और दूसरा करते हैं एक्वाकल्चर मतलब फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्स यूज़ करते हैं। सॉल्ट वाटर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा वो ज़्यादा फ्रेश वाटर हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर वीड बढ़ने लगेंगी, है ना? और अगर ज़्यादा सॉल्ट वाटर हो जाएगा, तो फिर ये फिश फार्मिंग के लिए हार्मफुल होगा। तो इन दोनों का बैलेंस बना के ये फार्मिंग होती है यहीं पे खज़ान लैंड में, ठीक है? तो इसी वजह से ये फेमस है खज़ान लैंड, ओके? फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, स्ट्रॉन्ग रूम। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कहीं पे भी वोटिंग होती है, तो उसके बाद जो ईवीएम जहाँ जाके जिस रूम में रखी जाती हैं, है ना? वो बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में रूम होता है, ठीक है? जिस डबल लॉक से भी सील किया जाता है, ठीक है? तो उसी को ही बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम, है ना? इलेक्शन तो चलता रहता है इंडिया में, तो ये न्यूज़ में बना रहता है स्ट्रॉन्ग रूम क्या है, इससे मतलब काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है और ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। तो इसको भी जान लो कि क्या रहता है स्ट्रॉन्ग रूम, समझ गए? अब तीसरा हम लोग देखते हैं केफ्लिक लिमिट, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। अब ये क्या होता है, ये बायो वाले पार्ट में बेसिकली आता है। जैसे कोई सेल है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है? तो ये डिवाइड होती है, हमको पता है, 2 में टूटती है ना? फिर ये फर्दर डिवाइड होती है, ओके? फिर ये आगे जाके डिवाइड होती है, तो एक सेल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है? उसी को ही हम लोग बोलते हैं हेफलिक लिमिट, समझ गए? तो जिसको देखो पढ़ भी लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल पॉपुलेशन विल डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन स्टॉप्स, है ना? मतलब जब तक उसका सेल डिवीजन होता रहेगा तब से लेके अब तक वो कितने टाइम्स, है ना, मल्टीप्लाई हुई है, उसी को ही बोलते हैं हेफलिक लिमिट, ओके? समझ गए? फिर नेक्स्ट देखो गोल्डीन, ये सिंपल सी चीज़ है, ये एक शीट बनाई गई है ना? किसकी? गोल्ड की। कितनी थिन है? ये 1 एटम थिन है ना? सिर्फ़ 1 एटम के बराबर थिन है, तो आप सोच सकते हो कितनी पतली है। इसी की वजह से, इसकी थिकनेस की वजह से इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना? और यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगा, ओके? तो बस यही समझ लो गोल्डीन क्या है, गोल्ड की एक शीट है जो कि 1 एटम थिक है, ओके?
समझ गए? फिर देखो डिजिटल ट्विन्स, है ना? अभी डिजिटल ट्विन क्या होता है ये नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना? नहीं आ रहा है तो अभी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है, ओके? ये मान लो एरोप्लेन है, ओके? तो ये रियल है। अब इसी का ही हमने एक रेप्लिका बना दिया है, ओके? अपने सॉफ्टवेयर में एक रेप्लिका बना दिया है, ओके? तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसका ट्विन हो गया, डिजिटल ट्विन हो गया। अब इसका काम क्या होगा, जैसे मान लो इसमें कोई भी मेल फंक्शनिंग होगी एरोप्लेन में, है ना? तो ऑलरेडी हमको हमारे सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इसका कुछ मेल फंक्शनिंग होने वाली है, ओके? तो इसको हम लोग ऑलरेडी मतलब पहले से पता रहेगा तो उसके स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक? तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, रियल रियल ऑब्जेक्ट होता है, उसी का ही ट्विन बना दिया जाता है डिजिटली, है ना? किसी सॉफ्टवेयर से ले लो, हार्डवेयर से ले लो, उन सब का यूज़ करके एक ट्विन बना दिया जाता है जिससे कि उसका रियल टाइम सिमुलेशन हो सके, है ना? उसमें जो भी कमियाँ हैं वो हम लोग डिटेक्ट कर सकें। तो यही है हमारा डिजिटल ट्विन, ओके? ये पीआईवी की न्यूज़ थी। फिर हम लोग देखते हैं सिक्स्थ टर्म, बिटकॉइन हाल्फिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना? ये क्या होता है बेसिकली, इसको अगर हम लोग देखो ग्राफ से समझते हैं, है ना? जैसे ये एक ग्राफ है ना? बिटकॉइन का ही प्राइस का है, ये अभी आज का ही है ना? $95,222 पे है, ओके? आज का ही ग्राफ है। तो बेसिकली ये बिटकॉइन हाल्फिंग होता क्या है? हाल्फिंग मतलब क्या होता है? हाफ़िंग मतलब होता है आधा होना, है ना? तो वही चीज़ इसमें बोली जाती है कि हर 4 साल में जो हमारा बिटकॉइन है, वो आधा हो जाता है, उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, ठीक है? जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 2013 में आया था, ठीक है? यहाँ से देखो बढ़ा, फिर देखो ये 4 साल बाद ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया, अपने जो मैक्सिमम आया था ना, जो टॉप आया था इसका, उसका देखो हाफ़ हो गया, ठीक है? फिर देखो ये यहाँ तक गया, फिर ये टॉप आया, फिर उसके 4 साल बाद लगभग हाफ़ हो गया, ठीक है? फिर ये देखो, एक इसने फिर से दोबारा पीक बनाया और फिर इसका आधा हो गया, ओके? फिर इसने देखो दोबारा एक पीक बनाया, फिर उसका ये आधे से तो मतलब और ही कम हो गया। ये इनिशियल अगर लोगे, तो यहाँ से हाफ देख सकते हो, ठीक है? और अभी ये जो वेव चल रही है ना? ये लगभग 2022 में ये जो लो था और अब ये 2024 का है, ओके? तो अभी ये ऊपर जा रहा है। तो हर 4 साल में होता है, तो 2022 है, तो 4 साल मतलब 2026 में फिर से ये डाउन होगा, है ना? ऐसा ये लोग बोलते हैं, मतलब स्पेकुलेशंस होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बिटकॉइन हाल्फिंग बोलते हैं कि हर 4 साल में जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो अपनी हाफ हो जाती है। समझ गए? फिर देखो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। अब ये नाम से हम लोग थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। न्यूरो मतलब क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड, है ना? मॉर्फिंग मतलब कॉपी करना, ओके? और कंप्यूटिंग तो हमको पता ही है, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई जो ब्रेन को कॉपी करे, उस टाइप की कंप्यूटिंग जो है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। जैसे क्या होता है रोबोट्स में, है ना? रोबोट्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कॉपी किया जा सके, है ना? मतलब जो ह्यूमन ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, वो सारी रोबोट्स में डाली जा सकें, ठीक है? तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो इसी से ही पॉसिबल हो रहा है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन लाइन। इसको हम लोग 21 सेंटीमीटर लाइन भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन एटम होता है ना? उसमें अगर हम लोग बीच में न्यूट्रॉन होता है, बाहर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है दोनों की स्पिन सेम होती है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज़ है या फिर क्लॉकवाइज़ है ना? दोनों की स्पिन सेम होती है। बट वन्स इन अ व्हाइल मतलब ऐसे नहीं मिलियन ऑफ ईयर्स में, है ना? एक बार ऐसा होता है कि दोनों की स्पिन ऑपोज़िट हो जाती है ना? तो सिंपली ये स्पिन वगैरह समझ ना आए तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। सिंपल ऐसे समझो कि वन्स इन अ व्हाइल इनकी जो स्पिन है वो ऑपोज़िट हो जाती है, उसकी वजह से ये जो एटम होता है हाइड्रोजन का, उससे एक रेडिएशन निकलती है, ठीक है? उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वो होती है 21 सेंटीमीटर, ओके? और अब इसका यूज़ कैसे आएगा? देखो जो हाइड्रोजन का है ये एटम, ओके? तो जो हमारा टेलिस्कोप होता है, जो हमारा टेलिस्कोप होता है ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप, वो जो विज़िबल लाइट होती है उसको डिटेक्ट कर नहीं पाता है, क्योंकि मान लो जैसे ये क्लाउड आ गया बीच में, है ना? और यहाँ पे कुछ वो एटम्स थे, तो इसकी जो विज़िबल लाइट होगी वो उसके पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी क्लाउड को, तो वो नीचे हमारा जो टेलिस्कोप है, मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना? तो वो दिखेगा नहीं। बट ये जो हाइड्रोजन एटम जो रेडिएशन निकालेगा 21 सेंटीमीटर की, ये क्लाउड को पेनिट्रेट कर जाएगा, है ना? तो ये हमारे टेलिस्कोप से दिख जाएगा, ठीक है? तो अब दिखने से फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा ये जो हाइड्रोजन का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैलेक्सी में कि कहाँ-कहाँ हाइड्रोजन है, वो हम लोग अपने टेलीस्कोप से ही पता कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है? घर नहीं ऑब्ज़र्वेटरी में बैठे-बैठे, ठीक है? तो वही इसका यूज़ है। तो हाइड्रोजन लाइन अगर कहीं आ जाए, 21 सेंटीमीटर लाइन हाइड्रोजन लाइन तो नहीं आएगा, नहीं तो गेस करना ईज़ी हो जाएगा। बट अगर कहीं पे 21 सेंटीमीटर लाइन आ जाए, तो पता रखना कि किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ये जो एक रेडिएशन निकालता है, उसी की वेवलेंथ होती है 21 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं A1, A2 मिल्क, ये अपना 9th टर्म है, सेकंड लास्ट। अब ये A1, A2 क्या है? देखो, A1 और A2 ये बस कुछ नहीं है, ये बीटा कैसीन प्रोटीन होता है एक मिल्क में, कैसीन एक प्रोटीन होता है, ठीक है? उसी के ही वेरिएंट्स हैं, एक है A1 एक है A2।
अब ये वेरिएंट्स आए कहाँ से? ये अलग-अलग काऊ के जो वेरिएंट्स होते हैं, स्पेशीज़ बोल लो, है ना? अब अलग-अलग काऊ की स्पेशीज़ होंगी, तो उनमें ये जो कैसीन पाया जाता है, वो भी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से ये अलग-अलग वैरायटी हो गई A1 और A2 मिल्क। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एफएसएसआई ने ये जो एडवाइज़री दी थी मिल्क कंपनीज़ को कि जो आप क्लेम कर रहे हो ना A1 और A2 इसको हटा लो, है ना? तो उसको वापस ले लिया है एफएसएसआई ने, ठीक है? अब ये बीटा कैसीन जो प्रोटीन होता है A1 और A2 ये कहाँ-कहाँ मिलता है, ये भी देख लेते हैं। ये जो A1 होता है ना, ये फॉरेन काउज़ होती है ना, ब्रीड ब्रीड बोल लो स्पीशीज़ की जगह, ठीक है? तो उनमें मिलता है और ये जो A2 होता है ये अपनी इंडियन काऊ ब्रीड्स में मिलता है, इंडियन काऊ ब्रीड्स में, ठीक है? और इसमें अगर पूछा जाए कि अच्छा कौन-सा होता है, तो ये A2 वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, ओके? और इसी वजह से इसकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो भी इससे कम होती हैं। A1 से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इससे डायबिटीज़ वगैरह भी ईज़िली हो सकता है, ठीक है? तो ये अच्छा है अपने लिए कि जो इंडियन ब्रीड्स में ये A2 मिलता है और यही अच्छा होता है, यही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। समझ गए ये A1, A2 मिल्क क्या है और इनमें डिफ़रेंस क्या है, ओके? फिर हम लोग लास्ट आज का देखते हैं सिंथेटिक मीडिया। अब ये क्या चीज़ है सिंथेटिक मीडिया, है ना? ये बेसिकली सिंथेटिक मतलब क्या होता है? हमको क्या पता है सिंथेटिक मतलब पता है आर्टिफ़िशियल, ओके? तो आर्टिफ़िशियल मीडिया, अब आर्टिफ़िशियल से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कंटेंट बनाएगा, ये जो मीडिया वो आर्टिफ़िशियल होगा। अब आर्टिफ़िशियल कैसे हो सकता है? एआई जनरेटेड, है ना? एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट होता है वो कैसा होता है? एक तरह से आर्टिफ़िशियल ही तो है ना? डीप फेक्स वगैरह यूज़ करके जो बनाया जाता है। ओके? या फिर एआई आजकल जैसे सोरा वगैरह आ गया है ना? वीडियो क्रिएशन के लिए। तो इन सब से जितने भी कंटेंट बनाया जाएगा मीडिया में, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। इसको देखो पढ़ते भी हैं, मीडिया दैट इज़ क्रिएटेड और मॉडिफाइड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसी को ही एआई जनरेटेड मीडिया या फिर जनरेटिव मीडिया भी बोलते हैं। समझ गए? तो आज हम लोगों ने 10 वर्ड्स टोटल पढ़े जो कि न्यूज़ में थे, ओके? अब आप कमेंट करके ये बताना इनमें से आपको कितने नए मिले और कितने आपको पहले से पता थे। अगर आपको और कुछ नए टर्म्स पता हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, उसको कमेंट करके बताना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर वो काम के लगेंगे तो इनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? फीडबैक ज़रूर देना, है ना? कि कैसी लगी वीडियो ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले आगे भी अच्छी-अच्छी आपके लिए वीडियो लाने का, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।